हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी फैमिली में भी सब ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप स्वस्थ रहें, ऐसी मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ। और जिन छात्रों ने अभी तक जो है केवल वीडियो देख रहे हैं, अनसोल्ड पेपर नहीं खरीदा है, तो वो कृपया अनसोल्ड पेपर जरूर खरीद लें। अनसोल्ड पेपर जब नहीं होगा तो आप उसमें क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे, और क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे तो आप जो है उसको सही तरीके से आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताए थे सेट 5 का 2020 का 346 का XB में क्वेश्चन नंबर आपको हमने 3 तक बता दिए थे। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो लास्ट के जो आपके क्वेश्चन थे, 3 घा जो है वो गेट से संबंधित है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन चौथा क्वेश्चन आप शुरू करते हैं इस सेट का। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है 4 का, यदि 9 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा क्षय 36 वाट हो तो 6 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा क्षय तथा 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। इसमें एक चित्र दिया हुआ है आपको, वो मैं आपको चित्र बनाता हूं पहले और बात करते हैं उत्तर 4 का। देखिए चित्र यहां दिया हुआ है इस तरह से। इसमें एक प्रतिरोध लगा हुआ है, यहां से एक बीच में यहाँ प्रतिरोध लगा हुआ है ऐसे करके, और ये बैटरी यहाँ लगी है। इसका विद्युत बाहुबल ई है, 2 ओम का प्रतिरोध है, और इधर आपका ये 6 ओम का प्रतिरोध है, और इधर आपका 9 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, तो देखिए ये प्रतिरोध आपके दिए होंगे, इनके नाम लिख लो चाहे। ये R1 हो गया, ये R2 लिख लो, इसको ये R3 लिख लीजिए। ठीक है, इसमें जो 9 ओम का प्रतिरोध है, इसमें 36 वाट की ऊष्मा क्षय हो रहा, अर्थात यहाँ पर जो शक्ति दे रखी है 9 ओम के प्रतिरोध में, वो आपकी दे रखी है 36 वाट, यानी कि इसमें 36 वाट की आपकी ऊष्मा क्षय हो रही है। अब आप देखिए जब यहाँ सेल है ही तो ये धारा देगा, आई धारा से निकलेगी और यहाँ पर 2 भागों में बनेगी, कुछ भाग इधर जाएगा, कुछ भाग इधर जाएगा। तो आप इसको हम क्या करते हैं, I1 लिख लो, इसे आप I2 लिख लो। जब ये यहाँ जाएगी इस तरह से, ये इधर से निकलेगी, यहाँ फिर मिलेगी, और फिर ये आई धारा इस तरह से बन जाती है। तो अब आप देखिए क्या क्या आपको निकालना है वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले जो दिया है आपको 9 ओम के प्रतिरोध में शक्ति दे रखी है, तो शक्ति जब दे रखी है, देखो क्या है, 9 ओम में शक्ति 6 ऊष्मा क्षय, एक ही बात है, ऊष्मा क्षय या शक्ति क्षय, ऊष्मा क्षय या शक्ति से एक ही बात है, ऊष्मा क्षय। P बराबर आपको दिया है 36 वाट। ठीक हो गया, 36 वाट आपको दिया हुआ, 36 वाट आपको दिया हुआ है। तो अब देखिए यहां से क्या करेंगे, हम इसमें धारा निकालेंगे, R3 में या 9 ओम में धारा हम जानते हैं P बराबर VI होता है, तो यहां से P बराबर V की जगह पे क्या है, V तो आपको दिया हुआ नहीं है, इसके और भी सूत्र होते हैं, क्या होता है, I² R होता है, तो यहां से I है I2, तो I2² R का जगह पे R3 हो जाएगा, P बराबर I² R होता है, तो धारा I हो गई, प्रतिरोध कितना हो गया, मान लीजिए 36, I2 का मान तो निकालना ही है हमें, स्क्वायर गुणा R3 का मान 9, 9 चौक 36, तो I2 बराबर आपका हो गया √4, यानी I2 का मान आपका 2 एम्पियर। जो इस प्रतिरोध है इसमें आपकी 2 एम्पियर की धारा आपकी बह रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें धारा कितनी बह रही है कैसे पता लगेगा, हम क्या करेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा देते हैं, बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ नाम लिख दीजिए ABCDEF, ये तो यहाँ आ चुका है, तो यहाँ F लिख दीजिए, G ऐसे ना। इस बंद पास में देखिएगा, इतना आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब बंद पास की बात करते हैं, बंद पास, बंद पास कौन सा है, ये ले लेते हैं आपको BCDFB, BCDFB, यहां से
आप देखिए पास को हमने कैसे लिया, ऐसे ऐसे, और इधर ऐसे लिया, तो इसकी दिशा में जो धाराएं हैं वो सब प्लस की होंगी। जैसे ये है, इसी दिशा में धारा वैल्यू भी प्लस की होगी। अब देखो ये इधर आ रहा पास, ये धारा इधर जा रही, तो ये बात माइनस की होगी। ठीक है, सेल कोई लगा हुआ नहीं इसमें, तो क्या होगा, देखिए इस धारा I2 गुना कितना हो जाएगा R3 माइनस I1 गुना कितना हो जाएगा R2 बराबर 0। अगर सेल लगा होता तो उसका विभवांतर लिख दिया जाता। अब देखो I2 का मान कितना आपको पता लग गया, 2 है, गुणा R3 का मान कितना है 9 माइनस I1 का मान निकालना है हमें, R2 का मान कितना है 6 बराबर 0। उसको आगे ले जाइए तो ये 18 बराबर हो गया 6I1, तो I1 बराबर हो गया 6 18 3 एम्पीयर की धारा यहाँ पर बह रही है, इसमें 3 एम्पीयर की धारा। ठीक है, देख लीजिए। अब आप देखिए यहां से ये धाराएं दोनों कहां मिलती है, यहां जाके मिलती है, अर्थात दोनों का जो योग है कितना, 3 इधर से आएगी और 2 इधर से आएगी, तो ये I बराबर 5 एम्पीयर की कुल धारा इस सर्किट में बहेगी। ठीक है, ये आपको धाराएं बता दी इस तरह से। अब हमें निकालना क्या है, हमें 6 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा क्षय, अब 6 ओम ऊष्मा क्षय निकालना है, यानी P निकालना है। तो आप देखिए क्या होगा सूत्र इसका, I²R, यहाँ धारा पता है और प्रतिरोध भी पता है, तो हम आराम से सूत्र लगा सकते हैं। 6 ओम में ऊष्मा क्षय, ओम प्रतिरोध में ऊष्मा क्षय, लिखेंगे 6 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा क्षय। ऊष्मा क्षय आपका यहां से, इसको चाहे तो P1 लिख लो, I1² और प्रतिरोध आधा कितना R2, I1 का मान 3, 3 का वर्ग 9 हो गया, R2 का मान है 6, तो 6 में 54 आपकी वाट आ गई। ठीक है, ऊष्मा क्षय आपको पता लग गया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है 2 ओम के सिरों के बीच विभवांतर। 2 ओम के सिरों के बीच विभवांतर निकालने के लिए इसमें धारा चाहिए, धारा आपके पास 5 एम्पीयर है, लिख देंगे हम 2 ओम के सिरों के बीच विभवांतर। विभवांतर आपका जो है V बराबर जो होगा IR होता नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या है, R1 प्रतिरोध है तो V1 लिख लो, चाहे कुछ भी लिख लो, और धारा कितनी है I, तो I रहेगी, R की जगह कितना है R1, तो V बराबर I के हिसाब से उसमें प्रतिरोध चाहिए होगा और धारा चाहिए, वो आपके पास आ गया। तो धारा आपकी होगी 5, प्रतिरोध हो गया 2, तो 5 दूनी 10 वोल्ट आपका आ गया। बहुत आसान तरीके से। अब इसमें जो है प्रश्न नंबर 4 खा एकल स्लेट प्रयाग विवर्तन से प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए आरेख बनाना है। तो आपका जो एकल स्लेट वाला जो है केंद्रीय उच्चिष्ट और कोणीय चौड़ाई वाला, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। अब बात करते हैं 4 का, इसको देख लें सही से, इसमें शॉर्ट लिया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। चार गांव में क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 गांव में क्या है इसका देखिए, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण आप जानते हैं, E के बराबर h न्यू माइनस h न्यू 0, या हम कह सकते हैं E के की जगह पर हाफ m v मैक्स स्क्वायर। क्या होता है, हम पढ़ा चुके हैं आपके लिए। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण यह आपका होता है E के बराबर h न्यू माइनस h न्यू 0। ठीक है, या स्क्वायर से कर सकते हैं h न्यू माइनस न्यू 0। ठीक है, इसकी जगह क्या कर सकते हो, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, क्योंकि अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, तो इसको अगर ना लिखेंगे तो ये लिख देंगे
दोनों आइंस्टीन की गति ऊर्जा समीकरण है, सॉरी प्रकाश विद्युत समीकरण, ये आप पढ़ चुके हैं। तो इसी से संबंधित एक सवाल दिया हुआ है, वो क्या है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा क्या है, E के बराबर आप जानते हैं क्या होता है, H न्यू माइनस न्यू जीरो, ठीक है। अब E के क्या है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होती है, EV0 H न्यू माइनस न्यू जीरो, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, यहां लैम्डा के रूप में कुछ मान दिया रखी दो। उन्होंने कहा है कि धातु के लिए जब आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा 1 है तथा निरोधी विभव V1 है तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा 2 पर निरोधी विभव V2 है, तो प्लांक नियतांक के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो निरोधी विभव है V0 नहीं है, वहां पर जो है निरोधी विभव जो है वो आपका क्या है, V1 है। तो क्या होगा, सूत्र इतने से निरोधी विभव V1 है तो क्या हो जाएगा, EV1 बराबर H। अब तरंग दैर्ध्य कितनी, लैम्डा 1, न्यू बराबर क्या होता है, C अपॉन लैम्डा। तो क्या करेंगे, यहां से हम क्या कर देंगे, C अपॉन लैम्डा 1 माइनस, ये ऐसे रहेगा, ठीक है, डेली आपकी बदलेगी नहीं। चलिए दूसरा क्या होगा, ऐसे ही EV2 बराबर H C माइनस लैम्डा 2 माइनस न्यू जीरो, ठीक। क्या करेंगे, इसको घटा दीजिए, तो घटाने के बाद देखिए क्या मिलेगा हमें, तो EV1 माइनस EV2 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें H कॉमन हो जाएगा। देखो H कॉमन होगा तो क्या होगा, C अपॉन लैम्डा 1 माइनस का न्यू जीरो माइनस, जब ये माइनस चिन्ह लगाएंगे, ये घटाने वाला है बीच में, तो क्या होगा, ये सब चिन्ह बदल जाएंगे, C अपॉन लैम्डा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस न्यू जीरो, तो ये कट जाएगा इससे। यहाँ से C कॉमन ले लीजिए, इधर E कॉमन ले लो, तो B1 माइनस B2 इधर हो जाएगा HC 1 लैम्डा 1 माइनस 1 लैम्डा 2। अब क्या करोगे, इसको एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, HC लैम्डा 1 लैम्डा 2 एलसीएम हो गया, तो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 आ गया इधर। हमें मान निकालना है H का, तो क्या होगा, ये देखो इसी तो इसके बटे में आ जाएगी, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो H बराबर हो गया E B1 माइनस B2, ठीक है, और लैम्डा 1 लैम्डा 2 बटे में C लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। इस तरह से H का मान निकालना था, बहुत आसान से था ही क्या। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा सवाल है, आसान सा भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया क्या है, देखिए नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के बारे में हमने आपको कई सेट आए थे, उनमें ये आया हुआ कई बार है। तो आप लोग नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों क्रियाओं की परिभाषाएं और उनसे संबंधित एग्जाम्पल जरूर आप याद कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अब बात करते हैं घाव विषय की। चार घावें देखिए क्या दिया है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या है। आप जानते हैं नाभिकीय संलयन क्या है, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो ये क्रिया कहलाती है आपकी नाभिकीय संलयन, और इस क्रिया के फलस्वरूप अपार ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। तो इसका यह है, इसका सवाल भी दिया हुआ है, प्रकृति में नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण दीजिए। और एक तारा 4 हीलियम नाभिक को एक ऑक्सीजन के नाभिक में परिवर्तित करता है। यदि हीलियम व ऑक्सीजन के नाभिकों के द्रव्यमान दिए हुए हैं, तो ऑक्सीजन के प्रति नाभिक से उत्सर्जित ऊर्जा बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नाभिकीय संलयन की क्रिया का एक जो है वो उदाहरण क्या है, सूर्य में जो आपकी
ऊर्जा प्राप्त होती है, बनती है, सूर्य में जो क्रिया होती है वो क्या है? देखिए, 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के या प्रोटॉन मिलकर क्या करते हैं? 2He4 एक हीलियम नाभिक बनाते हैं। ठीक हो गया। और साथ में यहाँ पर क्या निकलता है? आपके पाइलेट्रॉन भी निकलता है। क्यों निकलता है ये हम आपको बताते हैं। क्योंकि इस हीलियम नाभिक के साथ साथ 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं और साथ में 27.6 MeV जो है वो ऊर्जा भी निकलती है। ये आपको पिछले सेट में हमने बताया था। न्यूट्रॉन निकलेगा तो उसके साथ में जितने न्यूट्रॉन निकलेंगे उतने पॉजिट्रॉन भी निकलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी प्राकृतिक क्रिया है। सूर्य में जो आपकी संलयन क्रिया होती है उसकी आपकी प्राकृतिक ये समीकरण है। देख लीजिए आप, पिछले हमने आपको बताया भी है। अब इसके आगे बात करते हैं। अब उन्होंने कहा है कि क्या कहा है? देखो, 4 हीलियम नाभिकों को मिलाकर एक ऑक्सीजन का नाभिक बनता है, यानी कि 2He4 है ना। इनको मिलाकर क्या बना? HO16। ये आपका ऑक्सीजन का नाभिक है, हीलियम का नाभिक है। इनके आपको द्रव्यमान दिए हुए, हीलियम का द्रव्यमान दिया है। तो यहां से एक हीलियम का द्रव्यमान दिया हुआ है 4.0015। तो 4 का निकालेगा, 4 कितना हो जाएगा? 4 2He4 का द्रव्यमान 4 गुना इसका दिया है 4.0015 AMU। इसकी गुणा कर दीजिए तो 15 × 60 हो गया सीधे सीधे 00 और 4 × 16। इतने आपका AMU आ गया ना। 4 नाभिक का है, 1 का दिया हुआ, 4 का निकालना, 4 से गुणा होगा। अब इसके बाद में ऑक्सीजन का दिया है HO16 का द्रव्यमान। ठीक है। HO16 नाभिक का द्रव्यमान आपको दिया है, वो दिया है 15.599 ये है 15.995 AMU। ठीक है। द्रव्यमान शक्ति कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको हटा दीजिए तो द्रव्यमान शक्ति पूछ रहे हैं। द्रव्यमान शक्ति क्या हो जाएगी? 16.00609 AMU माइनस 15.995 AMU। इसमें घटा दीजिए कितना आएगा? 0.0। देखिए एक 0 यहाँ लगा लीजिए तो 0 का 0 0, 6 में से 5 गया 1 और 9 में से 10 में से 9 गया 1 और 9 में से 9 गया 0। तो इस तरह से आपका ये फिर से लिख दे रहे हैं इसको सही तरीके से। 0 को 0 हो गया, 6 में से 5 गया 1 और यहाँ 10 में से 9 गया 1, इधर आपका 0 बचा। यहाँ कुछ बचा ही तो इतना MU आ गया। ये द्रव्यमान शक्ति हो गई, डेल्टा M कहलाती है। अब कहते हैं ऊर्जा क्या होगी? ऑक्सीजन के प्रतिनाभिक से उत्सर्जित ऊर्जा, ऑक्सीजन के प्रतिनाभिक से उत्सर्जित ऊर्जा, बल्कि उल्टा दिया हुआ है। द्रव्यमान शक्ति इसकी होगी तो यहां से ऊर्जा संचित होगी तो उसमें जो है कुल ऊर्जा निकलेगी इसमें। तो प्रतिनाभिक से तो कोई मतलब ही नहीं है, इसमें कुल ऊर्जा निकलेगी। जो भाषा दे रखी है उसको हम लिख दे रहे हैं लेकिन ठीक नहीं है। ऑक्सीजन के प्रतिनाभिक से उत्सर्जित ऊर्जा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 931 से गुणा कर दीजिए, गुणा 0.0110 MeV आ जाएगी। तो गुणा कर देंगे इसकी 11 × 11 11 × 33 और 1 34 की 4 11 × 99 और 3 102 10 वाला कितने की बात? 3 1 2 3
इतने एमईवी आपकी जो है ऑक्सीजन के प्रति नाभिक से उत्सर्जित ऊर्जा आपको प्राप्त हो गई। ठीक है, अब इसका चौथे प्रश्न का देख लीजिए इसको। द्रव्यमान शक्ति निकालना बहुत आसान है। जो बनेगा उसका द्रव्यमान, जिससे बना है उसका द्रव्यमान निकाल करके और आप क्या करेंगे, पहले वाले में से दूसरा वाला आप हटा देंगे, जो ज्यादा होगा उसमें से। अब इसका एक वहां खंड है, बहुत आसान सवाल है, देखिए। थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ी हमें क्योंकि एग्जाम आपका करीब रहा है, तो हम जल्दी से इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी 1 तारीख से शुरू कर देंगे अच्छी तरह से। तो आप लोग लगातार बने रहिए हमारे साथ। इसमें दिया है, चित्र दिया है, देखो ये 4 कुआं है। चित्र इस तरह से दिया हुआ है, देखो मैं यहाँ बना दूं। एक आपका डायोड है, पीएन संधि डायोड, और इसके साथ एक प्रतिरोध लगा हुआ है, दूसरे साथ एक लोड प्रतिरोध भी लगा हुआ है इसमें, और साथ में एक सोर्स भी दिया हुआ है, एसी सोर्स, ऐसा करके चित्र दिया हुआ है। इसका वोल्टेज यहाँ दिया है 30 वोल्ट, और उसका प्रतिरोध फॉरवर्डिंग जो आपका डायोड है उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आरएफ कह सकते हैं इसके लिए। इसका मान दिया है 20 ओम, और इसका जो आपका लोड प्रतिरोध आरएल है इसका दिया है 400 ओम, और इसका जो रोधक वोल्टेज मतलब इसके विपरीत दिशा में लगने वाला जो वोल्टेज है वो 3 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये वोल्टेज इसको आगे के लिए रिफिल कर रहा है, फॉरवर्ड वाइड कर रहा है, इस तरह से धारा ऐसे बहेगी इसमें इस तरह से, लेकिन इसको ये रिफिल कर रहा है यानी विरोध कर रहा है, तो जितना विरोध करेगा वोल्टेज उस वर्ग में हटा देंगे। ठीक है, तो परिपथ का कुल वोल्टेज आपको पता लग जाएगा। तो देखिए पहले तो हम क्या करते हैं, इसका टोटल प्रतिरोध निकाल लेते हैं, कुल प्रतिरोध। देखिए परिपथ का प्रतिरोध आपको क्या हो जाएगा, आर बराबर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो आर एफ प्लस आर एल, तो यहां से क्या होगा 2 नहीं 20 है, 20 प्लस 400, इस तरह से आपका 420 हो गया ओम। ठीक, अब देखिए परिपथ का विभवांतर कितना होगा, ये आपका V बराबर 30 माइनस 0.3, ये हो गया 29.7 आपका वोल्ट। ठीक, अब निकालना क्या है, डायोड में शिखर धारा, डायोड कौन सा ये है, इसमें शिखर धारा क्या होगी, क्योंकि ये भी डायोड क्या श्रेणी क्रम में लगा हुआ, जो धारा इनमें होगी वही धारा इसमें होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें धारा निकालने के लिए क्या होगा, आई बराबर बी अपॉन आर, तो वोल्टेज आपको दिया हुआ है, आर भी आपको टोटल दिया, निकल जाएगी। तो डायोड में शिखर धारा, डायोड में शिखर धारा आपकी आई बराबर क्या हो जाएगी, V अपॉन आर। V का मान कितना 29.7 बटे में आर का मान कितना 420, जब इसे आप भाग देंगे तो 0.070 इतने एम्पियर आपका आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक तो ये हो गया। दूसरा, लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज, लोड कहाँ है, ये है, इसके सिरों के बीच वोल्टेज निकालने के लिए V बराबर आई आर होता है, आर आई आपको पता ही है, सब में एक जैसी रहेगी क्योंकि श्रेणी क्रम में है, उसमें आई का मान आपका पता लग गया कितना है 0.070 इतना। तो क्या करेंगे आप, आर एल के सिरों के बीच शिखर वोल्टेज या केवल वोल्टेज एक ही बात है, शिखर वोल्टेज
वोल्टेज आपका इसमें BL आई आर एल, तो BL बराबर क्या हो जाएगा आपका, आई का मान कितना है, वही आपका 0.0707 गुणा 400, गुणा कर दीजिए इसको, तो BL बराबर क्या हो गया, 00 4 7 28 4 7 28, 10 के बाद 2 2 4, इस तरह से आपका 28.28 वोल्ट आपका इनके लोड के कतरों के सिरों के बीच में आपको वोल्टेज पता लग गया, शिखर वोल्टेज पता लग गया। स्टूडेंट्स, ये चौथा क्वेश्चन पूरा समाप्त हुआ और सही तरीके से आप इसको तैयार कर लीजिए। थैंक यू।